देखिए श्रीलंका में और दुनिया के कई देशों में, जिसके अंदर भारत का भी नाम लिया जा सकता है, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था चरम पे पहुंच चुकी है जहां पे कुछ संपन्न वर्ग के हाथ में सारी संपत्ति, सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारी फैक्ट्रियां, खेत, बागान, सब कुछ एक छोटे से वर्ग के हाथ में है। और जो मेहनतकश आबादी है, जो इन खेतों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, माइनों में खटने के लिए मजबूर होती है, उसको बहुत कम दिया जाता है, उसका न्यूनतम से भी कम देके उसको शोषित करके रखा जाता है। और ऐसे में ही इस तरह की व्यवस्था बनती है कि वो भूखमरी में या फिर कटौती में जीने के लिए मजबूर होते हैं। और हम देखते हैं श्रीलंका में जो हुआ कि पेट्रोल की कमी, और हम देखते हैं कि बड़े बड़े ब्लैकआउट दिखने को मिले श्रीलंका में भूखमरी से। हम सुन रहे हैं कि 60 लाख लोग भूखमरी के अंदर खटने के लिए अभी मजबूर हैं। तो ये केवल श्रीलंका की स्थिति नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही बनी हुई है देश भर में, दुनिया भर में, जहाँ पे लोगों के शोषण के सहारे कुछ जो वर्ग है, देशी और विदेशी पूंजीपतियों का जो वर्ग है, वो खूब संपन्नता और विलासता भोगता है और गरीब आदमी मरने के लिए मजबूर होता है। तो श्रीलंका में भी आज हम उसी का दोहराव देख रहे हैं। तो कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देते हैं, कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देते हैं, और ऐसा हम भारत में भी देखते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको टैक्स कट दिया जाता है, जबकि गरीब लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। आज श्रीलंका के अंदर जो स्थिति है, हम देखते हैं कि IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके ऊपर किस तरह से एक डिपेंडेंसी बनाई जाती है एक छोटे गरीब देश की, किस तरह से फॉरेन डेट के अंदर इस तरह फंसा दिया जाता है किसी देश को, और उस फॉरेन डेट को चुकाने की जो कीमत है, जो खामियाजा है, वो महलों में रहने वाले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूंजीपति, धन्ना सेठ नहीं भरते, वो भरते हैं आम लोग, जिनको खाने तक से वंचित कर दिया जाता है। तो श्रीलंका की स्थिति का कारण यही है कि पूंजीपति वर्ग का एक इंटरनेशनल नेक्सस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ है पूंजीपतियों का, सरकारों का, जो इस तरह का शोषण जारी रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है श्रीलंका को नेताओं ने बर्बाद किया है इसका? श्रीलंका को नेताओं ने बर्बाद किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था है दुनिया भर में, उसमें जनता की जो आवाज़ें हैं उसको सुनने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हम देखते हैं कि जगह जगह तमाम आंदोलन होते हैं, ठीक है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, मूलभूत मांगों से संबंधित हो, पर जो सरकारें हैं वो बहरी बन के बैठी रहती हैं, AC कमरों में बंद रहती हैं, और जो आंदोलनकारी होते हैं उनके ऊपर वो तरह तरह से बर्बर एक्शन लेती है। तो हमारी जो सरकारें हैं उसके अंदर बस ये है कि आप वोट डालिए, उसके बाद आप इंतज़ार कीजिए अगले टर्म का, आपको दोबारा अपना नेता चुनने का मौका मिलेगा। पर क्या ये नेता जनता की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर जनता की आवाज़ ये है कि सबको खाना मिले, सबको घर मिले, सबको शिक्षा मिले, तो क्या ये आवाज़ पहुंचाने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन या ये जो नेता बनाने का हमारा प्रणाली है, हमारी प्रथा है, क्या ये काबिल भी है कि जनता की आवाज़ को पहुंचा पाए ऊपर तक? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा मैम, भारतीय सरकार और श्रीलंकाई सरकार, भारतीय जनता और श्रीलंका जनता में किस तरह का बेसिक फ़र्क आपको अब दिख रहा है, और पहले कैसा दिख रहा था? देखिए, फ़र्क की जहाँ तक बात है तो मैं फ़र्क की बजाय आपको बताना चाहूँगी कि मुझे क्या समानता दिखाई देती है। समानता ये है कि श्रीलंका में भी और भारत में भी भाषाई और हम देखते हैं धार्मिक गुटों के अंदर बांट के जनता को आपस में लड़ाया गया है। जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने महलों में छुप के इस तरह के दंगे करवाता है, इस तरह की लड़ाइयाँ करवाता है कि जनता इसी तरह के छोटे छोटे झगड़ों के अंदर आपस में ही लड़ मरे। और आज जो हमने श्रीलंका में देखा है वो ये देखा है कि उन झगड़ों से आगे बढ़ के 1970s में जिसने देश को हिला दिया, उन झगड़ों से आज आगे बढ़ के श्रीलंकाई जनता ने बोला कि नहीं, हम अपनी मूलभूत मांगों को लेके, व्यवस्था परिवर्तन को लेके साथ आएंगे। हमने ये देखा कि उन्होंने श्रीलंका का जो नया नव वर्ष होता है, नया साल होता है, सारी कम्युनिटीज़ ने साथ में मिलकर बनाया। तो उन्होंने ये संदेश दे दिया है पूंजीपति वर्ग को कि हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। दिया ना, जब लूट चुका है सब कुछ, जब लूट चुका, देखिए ऐसा कहना कि श्रीलंका के अंदर लंबे समय से मूवमेंट नहीं चल रहा था, ये भी बेमानी होगा। पर आज वो चरम सीमा आ गई है कि लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो प्रेसिडेंट और PM आवास के अंदर घुसने के लिए पॉसिबल हो पाया है उनके लिए। और अब व्यवस्था परिवर्तन की हवा चली है, तो अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर का मीडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है। आपने कहा कि सब साथ आए श्रीलंका में, क्या भारत में इस तरह से एकजुटता होगी फिर लोगों में? श्रीलंका की जो जनता है, और दुनिया में हम इतिहास में देखते हैं जिस तरह से रूस में बदलाव हुआ, जिस तरह से क्यूबा में बदलाव हुआ, तमाम जगहों के अंदर बदलाव हुआ, तो ये जनता का जो संघर्ष होता है ये हमें भी प्रेरणा देता है कि चाहे हमें कितना ही बांटा जाए, पर जो हमारी मूलभूत मांगें हैं, जो शोषण है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग साथ आके इस तरह की व्यवस्था को ज़रूर गिराएंगे। कई लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भारत की भी स्थिति बनने वाली है ऐसी। बिल्कुल, हमको उम्मीद है कि भारत की ऐसी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं
सरकार की खुद के आंकड़े बताते हैं कि देश के अंदर गैर बराबरी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि जो 25,000 रुपया महीना कमाने वाला लोग आदमी हैं वो टॉप 10% के अंदर है। तो हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि जो 90% है देश का, वो दरअसल किस स्थिति के अंदर रह रहा है। जब न्यूनतम मजबूरी से नीचे रहने के लिए करोड़ों लोग इस देश के अंदर मजबूर हैं, तो ये सवाल उठता है कि न्यूनतम से नीचे भला आदमी कैसे रह सकता है। न्यूनतम से नीचे आदमी क्या अपना पेट काट के रहेगा। तो जब इस तरह की स्थितियां हमारे यहाँ हो रही हैं तो हम देखेंगे कि जनता व्यवस्थित होगी, वो अपनी आवाज़ उठाएगी, और जिस तरह का विद्रोह हमने श्रीलंका में देखा है उस तरह का विद्रोह हमको भारत में भी और दुनिया के तमाम हिस्सों में देखने के लिए मिलेगा। मुख्य कारण श्रीलंका कहा जा रहा है कि जो फॉरेन रिजर्व था वो खत्म हो गया। भारत का भी कम होने पे है, 40% अभी कर्ज लौटाना है, भारत का भी लगातार कम हो रहा है। देखिए मॉडल सेम है, फॉरेन डेट है, ठीक है, पूंजीपतियों का फायदा है, और तीव्र गति से होने वाला प्राइवेटाइजेशन है कि जितनी सरकारी संपत्ति है उसको बेचो और फॉरेन डेट के अंदर डूबते जाओ, और फॉरेन डेट का खामियाजा भुगतेगी मेहनतकश जनता। तो ये जो सरकार की प्रो कॉर्पोरेट नीति है, जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट को सहयोग करती है, भारत सरकार की जो नीति है, उसके खिलाफ भी जनता का आंदोलन पैदा होगा ज़रूर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय न्यूज़पेपर है या टेलीविज़न है, सिर्फ तस्वीर हटा दी जाए तो हेडलाइन से श्रीलंका की तरह बनती है। जी बिल्कुल, और देशों के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का हमने तानाशाही रवैया देखा है सरकारों का, कि जैसे ही जनता अपने मतलब की अपनी मूलभूत ज़रूरतों की मांगे उठाती है तो किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग करके, जेलों का प्रयोग करके, लाठी डंडे का प्रयोग करके उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है, उनको चुप कराया जाता है, उनको जेलों में भरा जाता है। आज भारत के अंदर भी हम यही देख रहे हैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से बर्बरता से तानाशाह सरकार ने श्रीलंका में जनता को दबाया है, उसी तरह से भारत में भी हम लगातार देखते हैं होता आया है। और जिस तरह से श्रीलंका में लोगों ने जवाब दिया है सरकार को, उस तरह से भी भारत में ज़रूर। आप तानाशाह नहीं बोल सकते हैं, असंसदीय शब्द हो गया। ये तो तानाशाही तय कर रहे हैं कि क्या संसदीय भाषा है और क्या संसदीय भाषा नहीं है, पर इसके अंदर जनता से भी तो पूछा जाएगा कि क्या वो महसूस करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम देखते हैं देश के अंदर हर थोड़े दिन में एक डिबेट होती है कि किसी की भावनाएं आहत हो गई है। अरे जब जनता के आंदोलन को दबाया जाता है तब जनता की भी भावनाएं आहत होती है। जब जनता भूखी मरती है तो जनता की भी भावनाएं आहत होती हैं। उनके स्कूल कॉलेज बेचे जाते थे तो वो भी हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो क्या तानाशाही ये डिसाइड करेंगे कि क्या कहना सही है और क्या कहना सही नहीं है? भारत को डरना चाहिए श्रीलंका की हालत में। भारत को ज़रूर डरना चाहिए और भारत को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब इस तरह से हमको दबाया जा रहा है तो हम भी श्रीलंकाई जनता की तरह बहुत साहस के साथ, जो उनकी लड़ाई है वो बहुत साहसी लड़ाई है। हम देखते हैं उन्होंने प्रेसिडेंट की आवाज़ को, प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ को घेर के रख रखा है। आज उनके प्रोटेस्ट को 100 दिन पूरे हो गए हैं और हम देखेंगे तरह तरह के आंदोलन भारत ने भी देखे हैं। हमने फार्मर्स मूवमेंट का आंदोलन देखा है, हमने तमाम आंदोलन देखे हैं और हम आगे भी इस तरह के आंदोलन की ज़रूर उम्मीद लेकिन भारत ने बड़ी पहल करी है श्रीलंका की मदद के लिए। देखिए तमाम मेडिसिन, खाद्य पदार्थ भेज रहा है भारत। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो वहाँ के बाहर निकाले गए प्रेसिडेंट हैं उनके भागने के अंदर भी मदद करी। तो फिर वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वो जनता की ही मदद कर रहे हैं, क्या वो श्रीलंकाई जनता की जो एस्पिरेशंस हैं क्या वो उसके साथ खड़े हैं, क्या वो उनकी इन मांगों के साथ खड़े हैं कि वो किसी तरह के, क्योंकि वहाँ की जो जनता है ये बहुत ज़रूरी बात है जानने की कि उन्होंने केवल सिटिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं, उन्होंने विपक्ष को यानी कि ऑपोजिशन को भी रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि आप सब हटिए यहाँ से। तो इससे एक कंडीशनैलिटी क्रिएट होती है, इससे एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके अंदर एक नई तरह की व्यवस्था के बारे में सोचा जा सकता है, एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचा जा सकता है। नई व्यवस्था बनेगी या फिर इन्हीं नेताओं पे विश्वास जताया जा सकता है? देखिए ये हमको आने वाले समय में जो श्रीलंका की जनता का विद्रोह है यही हमको बताएगा, उसकी जो दशा दिशा रहती है वही ये तय करेगी कि आगे श्रीलंका में किस तरह की व्यवस्था दोबारा आएगी। जी क्या आप कुछ आपने ये बोला था कि क्या भारत तो उनको खाद्य सामग्री वगैरह भेज रहा है। एक सवाल ये आपका क्लियर हो जाएगा कि जब हम हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो किस तरीके से पुलिस हमें डिटेन कर लेती है। तो इससे समझ में आता था कि सरकार सच में जनता के साथ में है कि जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है उनके साथ में। तो अगर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो क्यों हमें डिटेन किया गया? डिटेन करने के बाद हमें हरेस किया गया। पहले बोलते हैं 15 मिनट में छोड़ रहे हैं, हमसे आईडी मांग रहे हैं, फिर हमें 9 बजे छोड़ा गया। तो ये साफ हो जाता है कि जो यहाँ गठजोड़ हम लोग देखने के लिए मिलते हैं सब दिखावा है, सब दिखावा है। ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का गठजोड़ है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अपनी छवि को चमकाने के लिए ये नाटक करते हैं कि हम लोग ये एक्सपोर्ट करें वो एक्सपोर्ट कर लें। और हमें समझ में आता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से वो दूसरे देश को लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ती।